नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंकर जुनैद सोनू आप सभी का भीटी सुपरफास्ट पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एक तरफ अमेरिका, इजराइल और ईरान, ये तीनों देश लड़ाई कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ये कयास लगा रहे हैं कि कहीं ये युद्ध विश्व युद्ध में ना बदल जाए। हालांकि अगर इस बार विश्व युद्ध हुआ तो धरती से लगभग 90% की आबादी खत्म हो जाएगी, क्योंकि आज दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हो चुके हैं और वो भी आधुनिक हथियार हो चुके हैं। हालांकि इन 9 देशों में इजराइल भी आता है, लेकिन इजराइल ने कभी आधिकारिक घोषणा नहीं की कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। लेकिन दुनिया जानती है कि इजराइल ये बात छुपा रहा है कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। परमाणु हथियार का मतलब कि जिसके पास भी ये शक्ति है वो अपने आप में मजबूत कहा जाता है। और इस आंकड़े से देखें, इस लिहाज से बात करें तो भारत भी इस समय एक अच्छी स्थिति में कह सकते हैं कि भारत कमांडिंग पोजीशन पर है। अब आज जब बात परमाणु हथियार की हो रही है तो आइए जानते हैं कि भारत ने परमाणु हथियार कैसे तैयार किया, उसका परीक्षण कैसे किया गया। भारत का वो गुप्त परीक्षण जिससे पूरी दुनिया हैरान रह गई थी, आइए उसकी बात करते हैं। पोखरण की कहानी भारतीय इतिहास के उन पन्नों में दर्ज है जिसने दुनिया को भारत की वैज्ञानिक क्षमता और रणनीतिक दृढ़ता का परिचय दिया। यह केवल बमों का परीक्षण नहीं था, बल्कि भारत के सॉफ्ट पावर से न्यूक्लियर पावर बनने का एक बहुत ही बेहतरीन सफर था। इसे मुख्य रूप से 2 चरणों में समझा जा सकता है। चरण की अगर बात करें तो पहला चरण नंबर 1, स्माइलिंग बुद्धा, 18 मई 1974। यह भारत का पहला परमाणु परीक्षण था। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में भारत ने दुनिया को चौंका दिया। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था कि भारत ने इसे शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोट करार दिया। इसे इतनी गुप्त तरीके से अंजाम दिया गया कि अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को भी इसकी भनक नहीं लगी थी। बुद्ध पूर्णिमा के दिन परीक्षण होने के कारण इसका नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया। भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बना जिसने परमाणु शक्ति का प्रदर्शन किया। हालांकि अब दुनिया के 9 देशों के पास परमाणु हथियार हैं, लेकिन वह सुरक्षा परिषद UNSC का अस्थायी सदस्य नहीं था, यानी भारत नहीं था। इसके बाद भारत पर कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध लगाए गए। दूसरा चरण ऑपरेशन शक्ति, वो 11 मई और 13 मई को हुआ था 1998 को। असली कहानी 1998 में शुरू हुई जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने भारत को एक पूर्ण परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित करने का साहसी निर्णय लिया था। परीक्षण में भारत के प्रमुख चेहरों में उस समय के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी, जो तत्कालीन प्रधानमंत्री जिन्होंने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई थी। दूसरे थे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, आज हमारे बीच में जरूर नहीं है लेकिन उन्होंने नाम किया। वो DRDO प्रमुख और इस मिशन के मुख्य समन्वयक थे। तीसरे थे डॉक्टर R चिदम्बरम, परमाणु ऊर्जा आयोग के चिदम्बरम जी अध्यक्ष थे। ऑपरेशन की चुनौतियां सामने थी और सबसे बड़ी चुनौती थी अमेरिकी जासूसी उपग्रहों यानी स्पाई सैटेलाइट से बचना। अमेरिका के सैटेलाइट हर वक्त पोखरण की रेत पर नजर गड़ाए हुए थे। इनसे बचने के लिए वैज्ञानिकों ने अद्भुत तरीके अपनाए थे। उन तरीकों में वैज्ञानिकों ने छद्म नाम रखे और सेना की वर्दी पहनी ताकि वे स्थानीय मजदूर या सैनिक लगे। सारा काम रात के अंधेरे में किया जाता था और सुबह होने से पहले सब कुछ वैसा का वैसा ही कर दिया जाता था जैसा दिन में हुआ करता था। रेत के टीलों और कूपों को इस तरह से ढक दिया गया कि ऊपर से देखने पर कुछ भी संदिग्ध न लगे। परीक्षण के धमाके के बारे में बात करते हैं तो उसमें क्या था कि 11 मई 1998 को भारत ने 3 भूमिगत परमाणु परीक्षण किए। एक विखंडन बम, एक कम क्षमता वाला और एक थर्मोन्यूक्लियर यानी हाइड्रोजन बम। 13 मई 1998 को 2 और परीक्षण किए गए जिसमें मिशन पूरा हो गया था। परीक्षण के बाद का प्रभाव क्या था यह जानना भी बहुत जरूरी है। परीक्षण के तुरंत बाद वाजपेयी जी ने यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, प्रधानमंत्री जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घोषणा की। उन्होंने कहा कि आज भारत एक परमाणु शस्त्र संपन्न देश बन गया है। मगर अमेरिका तो नाराज था, उसका नाराज होना भी वाजिब था और उसने कुछ प्रतिबंध भी लगाए।
अमेरिका और कई पश्चिमी देशों ने भारत पर कड़े आर्थिक और तकनीकी प्रतिबंध लगा दिए, मगर भारत आत्मनिर्भर बन गया। इन प्रतिबंधों ने भारत को अंतरिक्ष और रक्षा तकनीक में आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। शक्ति संतुलन की बात करें, दक्षिण एशिया में शक्ति का तो संतुलन बदला। हालांकि पाकिस्तान ने भी इसके जवाब में चगाई परीक्षण किए, लेकिन भारत ने अपनी नो फर्स्ट यूज की नीति को दुनिया के सामने रखा। यानी हमारे पास परमाणु हथियार जरूर हैं, लेकिन हम पहले किसी के ऊपर हमला नहीं करेंगे। पोखरण की ये गाथा भारतीय वैज्ञानिकों के धैर्य और देश के नेतृत्व के साहस का प्रतीक है, जिसने भारत को वैश्विक मंच पर एक नई पहचान दी। पोखरण परीक्षणों की गहराई में जाने पर पता चलता है कि यह केवल इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं था, बल्कि ये जासूसी, कूटनीति और अविश्वसनीय गोपनीयता की एक ऐसी मिसाल थी जो आज भी दुनिया भर के इंटेलिजेंस एजेंसियों के लिए एक केस स्टडी है कि आखिर भारत ने ऐसा कैसे कर लिया था। तो आइए इसको कुछ और विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं, विस्तार से जानने की कोशिश करते हैं। भारत की गोपनीयता का मास्टर प्लान यानी CIA को मात देना 1995 में भारत ने परीक्षण की कोशिश की, लेकिन अमेरिकी सैटेलाइट ने पकड़ लिया था। यानी जब भारत चाह रहा था कि हम जो है परीक्षण करें, तो फिर अमेरिका के सैटेलाइट ने पकड़ लिया और अंतर्राष्ट्रीय दबाव में भारत को रुकना भी पड़ा। 1998 में वैज्ञानिकों ने अपने रणनीति पूरी तरह से बदल लिए। आइए जिक्र करते हैं वर्दी और कोड नेम का। डॉक्टर अब्दुल कलाम को मेजर जनरल पृथ्वीराज नाम दिया गया था उस वक्त। बताइए, वो वैज्ञानिक थे। डॉक्टर आर चिदम्बरम को मेजर जनरल नटराज नाम दिया गया। वो हमेशा सेना की वर्दी में साइड पर जाते थे ताकि सैटेलाइट इमेज में वो आम सैनिक की तरह दिखाई पड़े। काम करने का समय की अगर मैं उनके समय की बात करूं तो वैज्ञानिकों ने गणना की थी कि अमेरिकी उपग्रह जैसे लाक्रोस और कीहोल दिन के किन हिस्सों में पोखरण के ऊपर से गुजरते हैं, उतने समय पर काम नहीं होगा। सारा भारी काम उस ब्लाइंड स्पॉट के दौरान किया जाता था, यानी रात में किया जाता था। बात करें रेत की, तो रेत की चाल की तो खुदाई के बाद जो मिट्टी निकलती थी उसे हवा की दिशा में फैला दिया जाता था ताकि वो पुराने टीलों जैसा दिखे, वो ऐसा ना दिखे कि वहां पर कोई खुदाई हुई है, और सैटेलाइट में मिट्टी के ढेर न नजर आए। इस तरह से वहां पर काम किया जाता था। 11 और 13 मई को कुल 5 विस्फोट किए गए थे। इनमें 3 अलग अलग तरह की तकनीकें शामिल थी। थर्मोन्यूक्लियर डिवाइस, हाइड्रोजन बम, यह सबसे शक्तिशाली था, लगभग 45 किलो टन का था। इसे शक्ति 1 यानी शक्ति 1 नाम दिया गया। फिशन डिवाइस, जिसका नाम विखंडन बम था, यह नागासाकी पर गिरे बम जैसा था। जिस तरह से नागासाकी पर गिरा था लगभग उसी प्रकार 15 किलो टन का लगभग भार था। लो यील्ड डिवाइस, यानी ये छोटे धमाके से जो भविष्य में छोटे परमाणु हथियार टैक्टिकल वेपन्स बनाने के लिए किए गए थे। इन बमों को जमीन के 150 से 200 मीटर नीचे गहरे कुओं में रखा गया था। कुओं के नाम भी रखे गए थे। कुओं के नाम थे व्हाइट हाउस, कुओं के नाम थे ताजमहल, और एक और अजीब नाम था कुंभकर्ण। परीक्षण के बाद का समय सबसे कठिन था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इसके 3 मुख्य कारण दुनिया को बताए। राष्ट्रीय सुरक्षा, चीन और पाकिस्तान के परमाणु गठजोड़ को देखते हुए यह बहुत ही जरूरी था। विश्व व्यवस्था, भारत का यह मानना था कि 5 देशों P5 का परमाणु एकाधिकार खत्म होना चाहिए। नो फर्स्ट यूज का मैं जिक्र पहले ही कर चुका हूं। भारत ने दुनिया को भरोसा दिलाया कि वो कभी भी पहले परमाणु हमला नहीं करेगा और ना ही कभी उन देशों पर हमला करेगा जिनके पास परमाणु हथियार नहीं है। ये जो है एक संधि कह सकते हैं। धमाकों के बाद अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने भारत पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए कि तुमने हमको क्यों नहीं बताया। उसके लिए जापान और यूरोपीय देशों में सहायता रोक दी, लेकिन भारत का विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत था, इसीलिए भारत की अर्थव्यवस्था पर कोई फर्क नहीं पड़ा। भारतीय प्रवासियों ने देश का पूरा साथ दिया। अंततः 2008 में अमेरिका को भारत के साथ भारत अमेरिका परमाणु समझौता 123 एग्रीमेंट करना पड़ा, जो भारत की कूटनीतिक जीत थी। एक दिलचस्प किस्सा और भी है। बुद्ध फिर मुस्कुराए। जब 11 मई की दोपहर को धमाके हुए तो डॉक्टर अब्दुल कलाम ने दिल्ली में बैठे प्रधानमंत्री को एक गुप्त संदेश भेजा और उसमें लिखा
उसमें लिखा था कि द टॉय है वर्ड यानी खिलौने ने काम कर दिया। यह इशारा था कि भारत अब दुनिया के उन चुनिंदा देशों में शामिल हो गया है जो परमाणु में सक्षम है, जिनके पास अब परमाणु हो चुका है। आज लगभग मैं अगर मई की बात करूं तो 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाया जाता है और पूरी दुनिया मनाती है। कैसी लगी ये अच्छी और सच्ची स्टोरी आप लोग जरूर बताइएगा। जाते जाते लाइक कर दीजिएगा। जो लोग प्रोफाइल पेज और चैनल पर पहली बार हो वो आप सभी लोग फॉलो सब्सक्राइब कीजिएगा। निवेदन आप सभी लोगों से है, अपनी जिम्मेदारी समझिएगा। एक अच्छे वीडियो के साथ आप सभी के बीच में फिर से रूबरू रहूंगा। आदेश दीजिए, इजाजत दीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।